हेलो फ्रेंड्स, जे के स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं लेकर के आया हूँ आज चैप्टर नंबर 4 ओल्ड बुक में है और न्यू बुक में चैप्टर नंबर 2, क्योंकि सीबीएसई ने 2 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और 3। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो पहला टॉपिक होगा क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन जो किसी एक क्षेत्र में बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन जो विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय संगठन क्या है फ्रेंड्स? ऐसे संगठन जो विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इनमें कम ही देश शामिल होते हैं और जो देश शामिल होते हैं वो उन्हीं के लिए कार्य करता है। क्षेत्रीय संगठन हो गया फ्रेंड्स। एक बार और देख लें, ऐसे संगठन जो विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं, इनमें कुछ ही देश शामिल होते हैं जो उन्हीं के लिए काम करते हैं, उसे कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला उद्देश्य होता है अपने देश का विकास करना। पहला उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन में शामिल जितने भी देश हैं उन देशों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य होता है विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाना। दूसरा उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाना। तीसरा उद्देश्य होता है विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना। विकास के लिए आर्थिक नीति तय करना। चौथा उद्देश्य होता है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। पांचवा उद्देश्य राजनीतिक सुधार करना। क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? पहला विकास करना, शांतिपूर्ण सुलझाना विवादों को, आर्थिक नीति तैयार करना, व्यापार को बढ़ावा देना और राजनीतिक सुधार करना। ये तो होता है क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। अब जो चैप्टर का हमारा नाम है उसका मतलब तो पता ही नहीं है आपको। चैप्टर का नाम ही नहीं पता तो अंदर का क्यों पढ़ने लग गए? तो सत्ता के नए केंद्र किसे कहते हैं? क्या मतलब है सत्ता के नए केंद्र का? सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया था। सत्ता के नए केंद्र किसे कहते हैं वो देख रहे हैं हम। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया। एक ही ध्रुव रह गया था। 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 2। तो एक ही ध्रुव रह गया था, अमेरिकी वर्चस्व हो गया था। तो कुछ देशों ने मिलके संगठनों का उदय किया। इसे नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद अमेरिकी वर्चस्व का कायम हुआ। तो कुछ देशों ने क्षेत्रीय संगठनों का उदय किया। इसे नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। ये संगठन अमेरिकी प्रभुत्व को कम करेंगे क्योंकि इनका राजनीतिक और आर्थिक रूप बहुत ही शक्तिशाली है। ये संगठन क्या करेंगे? अमेरिकी वर्चस्व को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका राजनीतिक और आर्थिक रूप शक्तिशाली है। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। क्षेत्रीय संगठन, सत्ता के नए केंद्र 2 प्रकार के होते हैं। या तो कई सारे देश मिला के संगठन बनाते हैं, नहीं तो कुछ राज्य ही ताकतवर हो जाते हैं। राज्य को देश बोलते हैं पॉलिटिकल में, देश को राज्य बोलते हैं पॉलिटिकल में। जैसे कि संगठन क्या बनता है? यूरोपीय संघ बना था, आसियान बना था, दक्षेस बना था और ब्रिक्स बना था। यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस, ब्रिक्स। इस चैप्टर में हम इन्हीं 3-4 संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य कौन कौन से उभरे सत्ता के नए केंद्र के रूप में? रूस, चीन, भारत, इजराइल। रूस, चीन, भारत, इजराइल। संगठन में क्या क्या है? यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस, ब्रिक्स। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इनमें कुछ ही देश शामिल होते हैं और जो शामिल होते हैं ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है बनाने के लिए? तो ये अपने देश का विकास करते हैं, विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाते हैं, विकास के लिए आर्थिक नीति तैयार करते हैं, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक सुधार करते हैं।
सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व कायम हुआ और कुछ देशों ने संगठन बनाए जिसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी वर्चस्व को कम करने के लिए करेंगे ये जो सत्ता के नए केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि इनके राजनीतिक और आर्थिक रूप शक्तिशाली है। सत्ता के नए केंद्र में एक संगठन होता है और राज्य होता है। संगठन जैसे कि यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेश और ब्रिक्स, और राज्य जैसे कि रूस, चीन, भारत, इजराइल। अगला देखते हैं टॉपिक क्या होगा, यूरोपीय संघ। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसके बारे में आएगा तो 6 नंबर का पूछता है पेपर में, ये पूरा ही उतार देना है, पूरा एक बार में याद कर लो और उतार दो, रटना मत, टाइम वाइज याद करना, 45 से लेकर के 92 तक। 1945 1945 यूरोपीय संघ देख रहे हैं। 1945 इंग्लिश में बोले तो 1945, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व खत्म हुआ, उसके बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। क्या हुआ? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बर्बाद हो गई। तो 1948 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना चलाई। उस योजना को बोलते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना कब चलाई है फ्रेंड्स? 1948 में। किसके द्वारा? अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा। किस लिए? पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इस मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में कर दी। मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किसके तहत फ्रेंड्स? मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। 1949 यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। 1949 में किसकी स्थापना करी फ्रेंड्स? यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में की गई। दोबारा देखते हैं, 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ पे जो यूरोप था, यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यूरोप पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। फिर 1948 में मार्शल योजना चलाई गई अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन मार्शल द्वारा पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर दी मार्शल योजना के तहत। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। 1957 रोम संधि पे 6 देशों ने हस्ताक्षर किए और यूरोपीय आर्थिक सहयोग समुदाय EEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। 1957 में रोम संधि द्वारा 6 देशों ने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो रोम संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया रोम संधि द्वारा। 1957 में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 6। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन किया। किसका गठन किया फ्रेंड्स? यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन किया। अभी तक जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था उसने अब राजनीतिक रूप लेना चालू कर दिया। अभी तक वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारना था, अब वहाँ पे राजनीति होने लग गई, राजनीति रूप ले लिया। 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1979। कब हुआ फ्रेंड्स? 1979। 1992 में फरवरी 1992 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। एंड द एंड 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि के तहत की गई। किस संधि के तहत फ्रेंड्स? maastricht संधि के तहत 1992 में 1992 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई।
हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? 1992 में की गई। कौन सी संधि? maastricht संधि। इसे फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1945 में द्वितीय विश्व खत्म हुआ था, उसके बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। तो अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन मार्शल ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1948 में मार्शल योजना चलाई गई। इस योजना के तहत पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारना था। मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। 1957 में रोम संधि पर 6 देशों ने हस्ताक्षर किए और ईईसी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। 6 देश कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अब राजनीतिक रूप लेना चालू कर दिया। 1992 में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई। फ्रेंड्स ये हो गया इतना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। समझ आगे बढ़ जाएं? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना तो कर दी 1992 में maastricht संधि के तहत, लेकिन इसके उद्देश्य क्यों करा गया इसकी स्थापना? इसका पहला उद्देश्य था एक समान विदेश व सुरक्षा नीति। जितने भी इसमें देश शामिल होंगे उसके एक समान विदेश नीति होगी व एक समान सुरक्षा नीति होगी। समझ आया फ्रेंड्स? आगे बढ़े। दूसरा उद्देश्य था आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामले पर सहयोग। अंदर लड़ाई होगी तो उसमें भी सहयोग देंगे और न्याय से जुड़े मामले पर भी सहयोग देंगे। ये दूसरा उद्देश्य था। पहला था सबों की समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति होगी। दूसरा था आंतरिक मामले व न्याय से जुड़े मामले पर सहयोग दिखाएंगे। एक समान मुद्रा का चलन करेंगे, पूरे यूरोप में एक ही मुद्रा होगी और वीजा मुक्त आवागमन होगा, आवागमन मुक्त होगा। यही क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य थे कि व्यापार मुक्त व्यापार हो। और ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन ही तो है, सत्ता के नए केंद्र ही तो है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले व न्याय से जुड़े मामले पर सहयोग यानी कि क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाना, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन। अब यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यूरोपीय संघ था क्या, उसकी विशेषता क्या है? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से राजनीतिक रूप लेना चालू कर दिया। यूरोपीय संघ की पहली विशेषता क्या है फ्रेंड्स? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से राजनीतिक रूप ले लिया। यूरोपीय संघ अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। यूरोपीय संघ क्या हो गया? एक बहुत बड़ा देश बन गया, उसी की तरह वो कार्य करने लगा। परंतु असल में क्या था? ये क्षेत्रीय संगठन, इसमें कई देश शामिल थे, लगभग 27 देश शामिल थे। अब ये क्या करने लग गया? एक विशाल राष्ट्र के रूप में कार्य करने लग गया। तीसरी विशेषता यह है, इसका अपना झंडा है, राष्ट्रीय गान है और स्थापना दिवस है व मुद्रा है। इसकी क्या है? अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस व मुद्रा। मुद्रा क्या है यूरोपीय संघ की? यूरो। और स्थापना दिवस कौन सी थी? 1992। झंडा है 12 सितारों का और गान है इसका। हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता यह है कि अन्य देश की तुलना में इनने काफ़ी हद तक विदेश व सुरक्षा नीति बना ली। अन्य देश को देखें तो इसकी विदेश व सुरक्षा नीति बहुत ही अच्छी थी। इस पांचवी विशेषता देखें, इसका झंडा है जो कि 12 सोने के सितारे के गोल से बने हुए हैं। 12 गोल सितारे हैं सोने के। वहाँ की ये पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यूरोपीय संघ का झंडा है जो कि वहाँ की पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सोने के सितारे हैं। यूरोपीय संघ के देश, यूरोपीय संघ में शामिल देश, यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। इसे एक बार देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है नोट्स में। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान। आप तसल्ली से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट मार लो या वीडियो को पॉज कर दो और देख लो इसे एक बार तसल्ली से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समझ आ गया इतना? एक बार और देख लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आया होगा तो।
यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? 1992। कौन सी संधि? maastricht संधि। यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य क्या था? एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले से जुड़े व न्याय मामले से जुड़े मामलों पर सहयोग। तीसरी, एक समान मुद्रा का चलन। चौथी, वीजा मुक्त आवागमन। सोवियत संघ की यूरोपीय संघ की विशेषता क्या थी? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल के राजनीतिक रूप ले लिया। यूरोपीय संघ अब विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करने लग गया। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस व मुद्रा है। अन्य देश की तुलना में इसने काफ़ी हद तक विदेश व सुरक्षा नीति अपना ली और इसमें 12 सोने के सितारे के झंडे हैं जो वहाँ की एकता, समग्रता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो फ्रेंड्स 27 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रिया ये सब है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेपर में अवश्य आने वाले टॉपिक्स में से एक है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक। ऐसा क्या है यूरोपीय संघ जो ताकतवर हो गया? ऐसा क्या कर दिया यूरोपीय संघ ने जो ताकतवर हो गया? क्या कारक थे? पहला कारक 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी जीडीपी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी, मतलब $12,000 से ज़्यादा। पहली विशेषता क्या है? 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी मुद्रा के लिए खतरा बन गई। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी मुद्रा के लिए खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी अधिक थी। WTO में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुना हो गई। विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण कार्य करता था। यह विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण कार्य करता था। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु संपन्न है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु संपन्न देश है। इसके 2 सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी अंग हैं। इसके 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी अंग हैं और ये अब आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक प्रभाव शक्तिशाली है। इसका आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक। पहला कारक है 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसका जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई। तीसरा कारक है विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। WTO में महत्वपूर्ण कार्य करता है और यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु संपन्न है। 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी अंग है और इसका आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। ये देख लिया फ्रेंड्स। अब अगला देखते हैं। अगला ये है यूरोपीय संघ की कमजोरी। यूरोपीय संघ को कमज़ोर करने वाले कारक। दिख रहा है फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ को कमज़ोर करने वाले कारक या कमजोरियां क्या हैं? पहली कमजोरी यह है सदस्य देश की विदेश, जो भी इसके सदस्य देश हैं, जितने भी सदस्य देश हैं 27, उनकी विदेश नीति एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। उनकी विदेश नीति क्या हो जाती है? एक दूसरे के खिलाफ। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो इराक पे हमला कर दिया था। दूसरी कमजोरी यह है कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर विवाद होता है। कुछ सदस्य देशों में यूरो मुद्रा को लेकर विवाद होता है। 2 देश डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और यूरोप की मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। maastricht संधि और यूरोप की यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। चौथी कमजोरी नए सदस्य को लेकर के विवाद। जो सोवियत खेमे के देश हैं उनको लेकर के विवाद, नए सदस्य देश को लेकर के विवाद। 2016 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से जनमत संग्रह द्वारा अलग रख दिया। देख लिया फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं इसे। यूरोपीय संघ की कमजोरी। पहली कमजोरी क्या है? सदस्य देश की विदेश व सुरक्षा नीति कभी कभार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, जैसे इराक पे हमला हो गया। दूसरी कमजोरी कुछ हिस्से में यूरो मुद्रा को लेकर के विवाद रहा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और यूरोप को मानने से इनकार कर दिया। नए सदस्यों को लेकर विवाद हुआ, जैसे सोवियत खेमे में जो देश शामिल हैं। 2016 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से जनमत संग्रह द्वारा अलग रख दिया। इतने ही फ्रेंड्स आज के लिए। ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड का इंतज़ार करिए और इसे लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फूड।